And they want to control us just like a dictator. ये जो आप नेपाल का प्रोटेस्ट देख रहे हैं, क्या आपको पता है कि ये नेपाल का प्रोटेस्ट आखिरकार क्यों हो रहा है? क्या ये नेपाल का जो प्रोटेस्ट है वो सोशल मीडिया ऐप के बैन की वजह से हो रहा है, या फिर सरकार के करप्शन की वजह से हो रहा है, या फिर नेपो बेबीज की वजह से हो रहा है, या फिर इकोनॉमिक फेलियर के खिलाफ हो रहा है? तो आइए अब हम इन सभी चीजों पर बात करते हैं कि आखिरकार ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, क्यों प्रधानमंत्री ओली को अपना इस्तीफा देना पड़ता है, क्यों ओली को देश छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ता है, क्यों यहाँ के जो नेपाल के जितने भी मंत्री हैं वो लोग रिजाइन कर रहे हैं? क्या इसका मुख्य कारण यही है कि ऐप की वजह से, सोशल मीडिया ऐप को बैन करने की वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है? तो आइए हर एक चीज को बड़ी ही गहराई से समझते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चलिए आइए शुरू करते हैं कि नेपाल का जो प्रोटेस्ट है वो क्यों हो रहा है और कितने लोगों की मौत हो रही है इसमें। ये प्रोटेस्ट कुछ इस तरीके से चालू होता है कि 4 सितंबर को नेपाल में जितने भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया, इन सभी को बैन कर दिया जाता है। सबसे पहले तो नेपाल जो सरकार है वो कहती है कि इन सभी प्लेटफॉर्म से कि आप लोग नेपाल सरकार के साथ रजिस्टर करिए। जैसे इंडिया में है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में, ये लोग जब चाहें तब कोई भी पोस्ट को हटवा सकते हैं। तो ये भी चाह रहे थे कि हम लोग भी, नेपाल सरकार भी, जो इनके खिलाफ मतलब कुछ भी ऐसा पोस्ट हो जो इन्हें सही ना लगे वो इस पोस्ट को हटवा सकें। तो इसलिए ये जो है सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 7 दिन का अल्टीमेटम देते हैं कि आप लोग 7 दिन के अंदर नेपाल सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन कर लीजिए अपना। तो जो यहाँ पे जो ये सभी कंपनियां हैं वो इस बात को हल्के में लेती हैं, ध्यान नहीं देती हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ 7 दिन या फिर 7 दिन से कुछ ज़्यादा दिन हुआ ही होता है कि तभी 4 सितंबर को यहाँ पे सभी प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया जाता है। अब जब यहाँ पे बैन कर दिया जाता है तो यहाँ पे जेनजी जो होते हैं उनका गुस्सा इसलिए फूट जाता है क्योंकि वो लोग सोशल मीडिया पे लगातार सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, दिखा रहे थे कि यहाँ पे सरकार जो है वो ऐसी है, वैसी है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो इन सभी चीज़ों पे लगातार ये लोग आवाज़ उठा रहे थे। इसलिए इस सभी चीज़ों को, और इसलिए इनका जो गुस्सा है वो ज़्यादा फूट जाता है कि हमारी एक ही जगह थी जो हम लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, अब हमारी ही आवाज़ को दबाया जा रहा है, हमारी ही आवाज़ को एकदम से ख़त्म कर दिया गया है, मतलब इनको एकदम से पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। तो यहाँ पे ये जो जेनजी होते हैं, जेनजी हम उनको कह रहे हैं, उन युवाओं को कह रहे हैं जो 18 से 28 उम्र के हैं। तो जेनजी जो है वो क्या करते हैं कि सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट चालू कर देते हैं। अब जब सरकार के खिलाफ 4 सितंबर से प्रोटेस्ट चालू होता है तो धीरे धीरे ये सिंपल सा एक प्रोटेस्ट होता है जिसमें लोग जाते हैं, साइलेंट तरीके से अपना प्रोटेस्ट जो है वो वहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे जब नेपाल में ये लोग युवा जो लोग थे, जेनजी लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, धीरे धीरे इनका प्रोटेस्ट जो है वो भयंकर होते जा रहा था, बड़ा होते जा रहा था। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए नेपाल सरकार एक आदेश देती है कि मतलब जैसे ही लोग, जब प्रोटेस्ट इनका बढ़ता है तो नेपाल सरकार तुरंत लोगों से बोलती है कि लोगों को देखते ही फायर कर दो। अब लोगों को देखते ही फायर करने का ओली सरकार जैसे ही ये आदेश देती है, इस चीज़ों में जो लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन प्रोटेस्ट में 20 लोगों की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। और ये चीज़ भी हमें देखने के लिए मिलती है कि यहाँ पे नेपाल में कुछ और 300 से ज़्यादा लोग वहाँ पे घायल भी हो जाते हैं। वहीं हम लोग सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी देखे थे जहाँ पे एक युवा माइक लेकर बोल रहा था कि ये नेपाल का खून है, कुछ इस तरह से कह रहा था, जिसकी छाती पे देखा जा रहा था तो गोली लगी हुई थी, कुछ ऐसा बताते हुए वो कुछ भाषण ऐसा दे रहा था। अब यहाँ पे जैसे ही 20 लोगों की मौत हो जाती है, ओली सरकार बोल देती है कि जैसे ही किसी को देखो गोली मार दो। और वो लोग सोचते हैं कि जब 10, 15, 20 लोग मरेंगे तो यहाँ पे जो ये जितने भी प्रदर्शनकारी हैं वो लोग शांत हो जाएंगे, भग जाएंगे यहाँ वहाँ। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो प्रदर्शन था ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, रौद्र रूप ले लेता है। रौद्र रूप लेने के बाद यहाँ पे कई बड़े मंत्रियों के घर में घुसकर आग लगा दिया जाता है, पार्लियामेंट को आग के हवाले कर दिया जाता है। मतलब वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, भयंकर ये जो प्रोटेस्ट था भयंकर हो जाता है। अब यहाँ पे बड़े बड़े जब मंत्री रिजाइन देने लगते हैं, यहाँ के युवा जो हैं वो घरों में घुसकर मारने लगते हैं। उपराष्ट्रपति की वाइफ को भी वहाँ पे आग के हवाले कर दिया गया, जिनकी भी वहाँ पे डेथ हो चुकी है। वहीं पे बड़े बड़े नेता मंत्री सारे लोग मरने लगे, सारे लोग रिजाइन देने लगे, सबको ये लोग देखकर मारना चालू कर दे रहे थे। यहीं पे अब इतना ज़्यादा भयंकर प्रदर्शन हो गया था कि लोग सिर्फ और सिर्फ ये बात कह रहे थे कि ओली सरकार जल्दी से जल्दी रिजाइन दो।
तो इस तरीके से ओली सरकार को लास्ट में आते आते अपना खुद का इस्तीफा भी देना पड़ता है और देश को छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि ये जो यहाँ पे जंजी थे वो किसी भी तरीके से ओली सरकार के पास पहुंचकर मारने का और उनके सामान को नष्ट करने का काम कर रहे थे। जहाँ भी इन लोगों को पता चल रहा था ये लोग वहाँ पहुँच जा रहे थे, तो इसलिए वहाँ की सेना अपने अंडर में ले लेती है हर एक चीज़ को। और जैसे ही ये रिजाइन करते हैं तुरंत इन लोगों को तुरंत जहाज़ से हटाया जाता है। वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह इन लोगों को किया जा रहा था, क्योंकि ये प्रदर्शन इतना खतरनाक हो चुका था कि ये जहाँ भी लोगों को देख रहे थे वहीं पे ये लोग हमला करने लग रहे थे। अब यहाँ पे प्रदर्शन इसलिए भी ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि जो वहाँ की सरकार थी वो मतलब यहाँ पे इतना साल हो गया था लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया था और ना ही बहुत अच्छा वहाँ पे काम हो पा रहा था। जो वहाँ की गवर्नमेंट थी उनके जो बेटे थे, उनके लड़के थे, वो लोग लगातार उन लोगों का ग्रोथ हो रहा था, वो लोग आगे बढ़ रहे थे और वहाँ के जो युवा थे वो लगातार पीछे रह रहे थे। और इसी चीज़ों को लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाया जा रहा था कि देखिए हमारे ही पैसे से इनके बेटे जो हैं ये इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं और हम लोग यहाँ पे कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। और सोशल मीडिया के ही थ्रू ये लोग अपने आप को प्रमोट कर रहे थे, अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे थे। उन्हीं से मतलब सोशल मीडिया के थ्रू ये लोग बहुत मतलब काम वहाँ से कर रहे थे और सोशल मीडिया को ही वहाँ पे बैन कर दिया जाता है। इसकी वजह से इन लोगों का जो गुस्सा था अब सिर्फ सोशल मीडिया तक ही नहीं सीमित रह जाता है, बल्कि उनके भ्रष्टाचार, उनके हर एक चीज़ पे आवाज़ उठाया जाता है। नेपो बेबीज के ऊपर आवाज़ उठाया जाता है, भाई भतीजे के ऊपर आवाज़ उठाया जाता है। मतलब अब ये सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं रह जाती है, ये बात अब भ्रष्टाचार की हो जाती है और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लोग खुलकर अब आंदोलन करने लगते हैं, जिसमें देखते हुए ऐसा भी होता है कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को वहाँ पर अनलॉक भी कर दिया जाता है, मतलब बैन भी हटा दिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे ओली सरकार को रिजाइन देना पड़ता है और देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। तो बस दोस्तों यही थी अभी की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको ऐसी कुछ नेक्स्ट वीडियो में।